एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला लगातार बायोडायवर्सिटी पार्क नोएडा से जारी है। खबर अब आपको बताते हैं आगरा से, जहां पर एक जर्जर इमारत धराशायी हो गई। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम बीती रात 12 बजे का बताया जा रहा है, जब अचानक से ये इमारत जो है वो भरभरा कर नीचे गिर जाती है। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि किसी जनहानि का नुकसान नहीं हुआ है। तो आपको बता दें कि रिनोवेशन का काम चल रहा था और उसी दौरान ये इमारत रात के वक्त नीचे गिर जाती है। चूंकि रात के वक्त लोग आसपास नहीं थे और ऐसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है, तो इसकी वजह से बड़ा हादसा होते हुए टल गया। अगर ये घटना दिन में होती तो भारी जनहानि और आर्थिक नुकसान हो सकता था। पुरानी बिल्डिंग प्रतीत हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है पुलिस फोर्स के द्वारा, और उसमें पता करने पे और आसपास पूछताछ करने पे पता लगा कि उसमें कोई रहता नहीं था। 2-2.5 महीने से बिल्डिंग बंद थी। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी संकल्प पत्र अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। तो बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। चुनावों की तारीखें नजदीक आ गई है, ऐसे बीजेपी के द्वारा मैनिफेस्टो में क्या कुछ वादे किए जाते हैं, ऐलान किए जाते हैं, इसके ऊपर नजरें हमारी बनी हुई है। तो ऐसे में इंतजार किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कौन कौन से वो संकल्प होंगे जिन्हें जोड़ा जाएगा, क्योंकि इस मैनिफेस्टो की तरफ बंगाल की जनता जरूर टकटकी लगाए देख रही है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए प्रचार चरम पर है। सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी ने चुनावी अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच बीजेपी आज पश्चिम बंगाल को लेकर संकल्प पत्र जारी करने जा रही है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में जारी करेंगे, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस से लेकर सामाजिक और आर्थिक योजनाओं पर बड़ा फोकस रहेगा। बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार बनने पर तृणमूल कांग्रेस के पिछले 15 वर्षों के कथित कुशासन और भ्रष्टाचार का पूरा ब्यौरा पेश करते हुए एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। इसके जरिए राज्य में कथित अनियमितताओं और घोटालों को सार्वजनिक करने की रणनीति तैयार की गई है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी पार्टी ने बड़ा वादा किया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में माफिया राज खत्म करने और कोयला, बालू और पत्थर जैसे राष्ट्रीय संसाधनों की कथित लूट पर तत्काल रोक लगाने का संकल्प लिया है। महिला मतदाताओं को साधने के लिए लक्ष्मी भंडार योजना में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। बीजेपी ने इसके लाभार्थियों को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है, जो मौजूदा सहायता राशि से अधिक माना जा रहा है। युवाओं के लिए भी पार्टी ने युवा साथी कार्यक्रम के तहत हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है, जिससे बेरोजगार युवाओं को सीधा लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। सिंगूर को फिर से इंडस्ट्रियल हब के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई गई है, ताकि बंगाल में रोजगार पैदा हो सके और नौकरियों के लिए लोगों को पलायन न करना पड़े। सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए 45 दिनों के भीतर लंबित महंगाई भत्ता यानी डीए का पूरा भुगतान करने का वादा किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की एक चुनावी रैली से बंगाल की जनता को उनकी सुरक्षा की गारंटी का बड़ा वादा भी किया। आसनसोल और बंगाल के लोग चाहते हैं कि उनकी जमीन सुरक्षित रहे, उनकी आस्था सुरक्षित रहे, उनकी आजीविका सुरक्षित रहे और उनकी बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। और इसलिए आने वाले 23 अप्रैल को भविष्य के फैसले की घड़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बीजेपी ने ही भारत की पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया है। बीजेपी ही भारत की पूर्वी सीमा को सुरक्षित करेगी। इसलिए आपका एक वोट बंगाल के भविष्य के सुरक्षा की गारंटी बनेगा। कुल मिलाकर बीजेपी का ये संभावित संकल्प पत्र भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों को साधते हुए एक व्यापक चुनावी रणनीति का संकेत देता है। अब देखना होगा कि इन वादों का चुनावी मैदान में कितना असर पड़ता है।
पश्चिम बंगाल से ही चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की और साथ साथ में ममता बनर्जी की दूसरी तरफ ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं। तो ऐसे में चुनावी प्रचार का दौर जारी है और दोनों की तरफ से ही ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। जहां गृह मंत्री अमित शाह जनता के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भी कई जनसभाएं की जा रही हैं। तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज सीधी टक्कर में भी नजर आ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर वार करते हुए भी दोनों को देखा गया। रैलियों के दौरान ही बयानों को उछालते हुए भी यहाँ पर देखा गया और इसी तरीके से ये जारी रहने वाला है जब तक चुनाव प्रचार नहीं थमता। तो भारतीय जनता पार्टी के बीच में और टीएमसी के बीच में कड़ा मुकाबला होने जा रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है कि एक अच्छी टक्कर यहाँ पर देगी और हो सके तो सत्ता परिवर्तन की कोशिशें करती हुई भी नजर आएगी। पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रचार दिन ब दिन और तेज होता जा रहा है। जैसे जैसे पहले चरण के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी बीजेपी के नेता एक दूसरे पर जोरदार हमला कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के मिशन को धार देने में लगे हुए हैं। उसी अभियान के तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले मोर्चा संभाल रखा है और आज एक बार फिर सीएम ममता अपने गढ़ में हुंकार भरती नजर आएंगी। दीदी आज स्वरूपनगर, बशीरहाट, बारासात, मेदिनीपुर में प्रचार करेंगी, जिसमें उनके निशाने पर एक बार फिर बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार होगी। इससे पहले भी एक रैली में सीएम ममता ने अपने विरोधियों पर जोरदार हमला किया। हल्दियाते গিয়ে বলেছেন বাংলায় নাকি মাছ উৎপাদন হয় না। আমি বলি বিহারে মাছ খেতে দেন না, আপনার রাজ্যে উত্তরপ্রদেশে মাছ খেতে দেন না, রাজস্থানে মাছ খেতে দেন না, উত্তরপ্রদেশে মাছ খেতে দেন না, দিল্লিতে মাছের দোকানে হামলা করেন, মাংসের দোকানে হামলা করেন, ডিম খেতে দেন না, বাংলার ভাষা বলতে দেন না, লজ্জা করে না? বাংলায় এসে মাছ উৎপাদন দেখাচ্ছেন আমাদের, শেখাচ্ছেন আমাদের। আগে মাছ আমাদের সব নিয়ে আসতে তো হায়দ্রাবাদ থেকে, এখন আমরা 80% মাছ উৎপাদন করি বাংলায়। মনে রাখবেন আমাদের মৎস্যজীবীরা একটা লাইন বলছি, ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে? তুমি ভয় পেয়েছো তাই আজকে ভয় দেখাচ্ছ, এটা আমি বিশ্বাস করি। তাই আপনাদের বলি, হিন্দু মুসলিম শিখ ईसाई आपस में रहना भाई भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मने रखबेन साल फारसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए का दिल में है। लड़े जाबो, लड़बो, गड़बो, जितबो, बांग्लाके जेताबो, बांग्ला सम्मान छिनिए आनबो, भोटाधिकारो छिनिए आनबो, आमादेर प्रतिज्ञा अंगीकार। वहीं बीजेपी भी इस बार ममता को सत्ता से बेदखल करने के संकल्प के साथ मैदान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक बार फिर बंगाल में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के बाद गृह मंत्री शाह मेदिनीपुर में एक जनसभा और भव्य रोड शो करने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीरभूम में बड़ा रोड शो किया, जिसमें काफी तादाद में लोग पीएम मोदी को देखने के लिए उमड़ पड़े। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया और बंगाल की जनता से इस बार टीएमसी की विदाई का वादा भी किया। सरकार की विदाई, निर्मम सरकार की विदाई बंगाल की युवा शक्ति तय कर रही है। बीते सालों में यहां के नौजवानों को जितनी लाठियां पड़ी, जितने आंसू बहाने पड़े हैं, 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को इसका जवाब मिलेगा। मैं बीरभूम के आप सभी साथियों को भय रहित बंगाल का विश्वास दिलाने आया हूं। बंगाल में पहले चरण के चुनाव में अब गिनती के ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में टीएमसी और बीजेपी की पूरी कोशिश बंगाल की जनता को साधने में है, ताकि वोटिंग के दिन उसका फायदा मिल सके। और चलिए
पश्चिम बंगाल का संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का आज आने वाला है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा के दौरान जनता के सामने 6 गारंटी डायरेक्ट दे दी। और इन गारंटी के जरिए पीएम मोदी ने बीजेपी के जरिए ये कहने की जरूर कोशिश की है कि अगर बीजेपी की सरकार बंगाल में बनती है तो बंगाल का गौरव उनको वापस लौटा के दिया जाएगा और एक नए बंगाल का निर्माण किया जाएगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस कोई राज्य रहा तो वो है पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से राज्य की मुख्यमंत्री हैं और इन 15 सालों में बीजेपी ने अपनी सियासी जमीन मजबूत करते हुए सूबे में टीएमसी के खिलाफ खुद को मजबूती से खड़ा किया। और इस बार बीजेपी ने तो पिछली बार से और ज्यादा दम लगा दिया है ताकि बंगाल की जनता उनको कमान सौंप सके, जिसमें पार्टी के दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भी बंगाल में ममता के खिलाफ हुंकार भरी। बीरभूम में रोड शो और जनसभा के जरिए बंगाल की जनता को साधने की कोशिश की गई। आज इसी धरती से मैं पश्चिम बंगाल को 6 गारंटियां देता हूं। मोदी की पहली गारंटी, टीएमसी ने भय फैलाया, सरकार और सरकारी सिस्टम को भय का माध्यम बनाया। आज बात बात पर लोगों को कोर्ट से न्याय मांगना पड़ता है। बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी। मोदी की दूसरी गारंटी, बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल होगा। मोदी की तीसरी गारंटी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। मोदी की चौथी गारंटी, टीएमसी के राज में जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी। मंत्री हो या संतरी, कानून सबका हिसाब करेगा। टीएमसी का कोई गुंडा अब कानून से बचने वाला नहीं है। मोदी की 5वीं गारंटी, जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हर हक मिलेगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ा जाएगा, उनको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। साथियों, मोदी की 6ठी गारंटी, बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों, सभी शिक्षकों और अन्य सेवाओं में जुटे साथियों के लिए आपको इतने वर्षों तक ये निर्मम सरकार ने भयभीत करके रखा है। मोदी आपके साथ खड़ा है, बीजेपी आपके साथ खड़ी है। आप कमल छाप पर बटन दबाइए। बीजेपी सरकार बनते ही यहां 7th पे कमीशन लागू करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। पीएम मोदी ने इन 6 गारंटियों के जरिए सीएम ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया और कहा कि बंगाल में अब टीएमसी सरकार की विदाई का वक्त आ गया है। बंगाल की जनता अब टीएमसी सरकार से मुक्ति चाहती है। और अब बात 2 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर बीते दिन चुनाव हुए और उसको लेकर नतीजे जो हैं 4 मई को आने वाले हैं। और ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से बात कही गई है कि इन सभी राज्यों के अंदर बम्पर वोटिंग हुई है और जहां पर जो पार्टियां हैं वो जीत का दावा कर रही हैं। और ऐसे में क्या कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है, आपको दिखाते हैं। असम, केरल और पुडुचेरी में जनता ने सियासी दलों की किस्मत का फैसला कर दिया है।
3 राज्यों के वोट अब ईवीएम में बंद हो गए हैं, जिसके नतीजे अगले महीने यानी 4 मई को आएंगे। पर तीनों राज्यों में हुए बम्पर मतदान से सभी पार्टियां गदगद हैं। असम में बीजेपी ने फिर से सरकार बनाने का दावा किया, तो वहीं कांग्रेस ने असम में हिमंता सरकार की विदाई की बात की। दक्षिणी राज्य केरलम में यही सियासी लबो-लुआब है। सत्ताधारी एलडीएफ ने दोबारा सत्ता मिलने की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस की गठबंधन वाली यूडीएफ ने सत्ता में वापसी की सियासी ताल ठोकी है, तो बीजेपी ने भी पासा पलटने का दावा किया है। तीनों राज्य की वोटिंग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रात 8 बजे तक असम में 85.38% मतदान हुआ, तो केरलम में पिछले 49 सालों में दूसरी बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। केरलम में 78% वोट डाले गए हैं। इससे पहले 1977 में रिकॉर्ड 79.2% मतदान हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 90% के लगभग मतदान हुआ है। बीजेपी का अगर एनडीए स्ट्राइक ट्रिपल डिजिट तक पहुंच जाते हैं, उसमें भी कोई सरप्राइज होने वाला बात नहीं है। लेकिन मेरा जो रेंज होगा वो रेंज में थोड़ा सा नीचे रखूंगा, 90+ में रखूंगा मैं। बम्पर वोटिंग को बीजेपी, कांग्रेस, एलडीएफ और यूडीएफ अपने अपने सियासी हिसाब से बता रही हैं। कहीं पर प्रो इनकम्बेंसी तो कहीं पर पार्टियां एंटी इनकम्बेंसी का नाम दे रही हैं। लेकिन जनता ने किसे सत्ता की कमान सौंपी, इसके लिए तो अब 4 मई का इंतजार करना होगा, जब ईवीएम के पिटारे खुले। आज फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने जा रही है और इसमें जानकारी के मुताबिक 2.89 करोड़ जो नाम हैं वो हटाए गए हैं। तो आपको बता दें कि सभी जिलों में 11 बजे डीएम जारी करने वाले हैं इन लिस्ट को, और इसको लेकर तैयारी भी पहले से की जा रही है लगातार। तो यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी और उसमें डॉक्यूमेंटेशन डिपॉजिट करने थे, क्योंकि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें जितने भी फर्जी वोटर थे जो यहाँ पे नहीं रहते हैं, उनके वोटर जो नाम थे लिस्ट से काट दिए जाएंगे। और ऐसे में राजनीतिक दलों को भी इसकी कॉपी सौंपी जाएगी। एसआईआर को लेकर सियासी घमासान तो पहले से ही चल रहा है, और ऐसे में जब फाइनल वोटर लिस्ट आएगी उसके बाद में भी ये मानकर चला जा रहा है कि राजनीतिक दलों में सियासी गहमागहमी हो सकती है। और चलिए बात कर लेते हैं बिहार की राजनीति की, जिसको लेकर लगातार सियासी पारा हाई है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले नीतीश कुमार, वहीं दूसरी तरफ आज राज्यसभा की सदस्यता उनके द्वारा ग्रहण की जानी है। और साथ ही साथ नितिन नवीन भी राज्यसभा की सदस्यता को ग्रहण करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें दोनों ही नेताओं को राज्यसभा के सभापति शपथ दिलाने जा रहे हैं, और इस दौरान सभी जो साथ के नेतागण हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पश्चिम बंगाल में कर रहे चुनाव प्रचार के बीच आज राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे। उन्हें राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन शपथ दिलाएंगे। आज राज्यसभा में एक और बड़े नेता की शपथ देखने को मिलेगी। 10 बार बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठ चुके नीतीश कुमार भी संसद के ऊपरी सदन की सदस्यता लेंगे। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार देश के ऐसे राजनेता बन जाएंगे जिनके नाम विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने का रिकॉर्ड होगा। सूत्रों के मुताबिक बिहार लौटने के बाद सीएम नीतीश कुमार पद से इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन इसकी तारीख अभी मुकर्रर नहीं हुई है। लेकिन बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि बिहार को अगले एक हफ्ते में नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। नितिन नवीन की अध्यक्षता में बीजेपी की अहम बैठक होगी, जिसमें प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी के नेताओं से औपचारिक रूप से बिहार के मुख्यमंत्री के नाम पर आम सहमति ली जाएगी। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने के भी आसार जताए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत बिहार बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं नीतीश कुमार के दिल्ली जाने पर आरजेडी ने नीतीश और बीजेपी दोनों पर हमला तेज कर दिया है। बर्बाद हो रहा है, लोग सरकारें बनाने में लगा हुआ है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई में फेल हो गया बिहार। अपराध जो बढ़ रहा है,
भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये लोग सरकारें बनाने में लगा हुआ है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बीजेपी ने आज होने वाली मीटिंग के साथ एक कदम आगे बढ़ा लिया है। अब देखना यह है कि बिहार में सीएम की कुर्सी किसे मिलने वाली है।